अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। एक तरफ जहां पे तमाम सियासी जमातें इंतखाबात की तैयारी कर रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब इन खदशात का बार बार इजहार किया जा रहा है कि क्या इंतखाबात वक्त पे होंगे। अब तो तकरीबन ये सूरत हाल क्लियर हो जानी चाहिए थी कि जी इंतखाबात तो वक्त पे ही होंगे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी इसके ऊपर अपने खदशात का इजहार किया, दीगर रहनुमा भी खदशात का इजहार कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू करें। उसके साथ साथ मियां साहब की वापसी और नून लीग का सियासी मुस्तकबिल पंजाब की हद तक क्या नजर आ रहा है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे और कुछ मजीद मामलात हैं, कोशिश होगी उनके ऊपर भी रोशनी डालें। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब, उसके साथ साथ तजियाकार और सीनियर सहाफ़ी मुनीब फारूक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। खोड़ो साहब, सर मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। इंतखाबात का एक हफ्ता तो दे दिया है इलेक्शन कमीशन ने। बिलावल साहब मुतअद्दिद बार इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं कि जी डेट दी जाए। क्या अभी भी आपको खदशात हैं कि इंतखाबात जनवरी के महीने में नहीं होंगे? बात तो सीधी पड़ी है कि जब इलेक्शन कमीशन हमारे न चाहते हुए भी 90 दिन तो गुजर गए, इलेक्शन अब हो नहीं सकती 90 दिन के अंदर अंदर, अक्टूबर की 8 तारीख नवंबर की 8 तारीख तक। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हम 14 दिन कम करके 14 दिसंबर से वापस आके 30 नवंबर तक हल्का बंदियां पूरी कर लेंगे। अगर हल्का बंदियां पूरी हो जाती हैं, केसेस सारे फाइनल हो जाते हैं, तो फिर उनको चाहिए 50 दिन या 55 दिन। ये तो कोई भी हिसाब किताब कर सकता है कि 55 दिन होते कब हैं। तो इलेक्शन की डेट अनाउंस करने में मुजाहिका क्या है, क्या सबब है कि डेट नहीं दी जाए। डेट देने से एक एतमाद बढ़ता है कि फलां डेट को होगी, और उसी डेट के अंदर अंदर वो सारे कुछ जो शेड्यूल्स हैं वो भी तैयार हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। अब कोई सर्दी का बहाना कराए, अब कोई टेररिज्म का बहाना करे, तो मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि 2008 में 8 जनवरी को इलेक्शन होने थे। बेनी सावा का सानिया हुआ तो फरवरी तक उनको पोस्टपोन किया गया, 1 महीना। अभी तो 90 दिन से ज्यादा 5-6 महीने हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान को अब उसी 1950s के दौर में लाया जा रहा है कि मोहम्मद अली बोगरा को इंपोर्ट करो, वजीर आजम बना दो, गुलाम अहमद को यूं करो और सदर बना दो। ये तो इस तरह से की जा रही है। आइन के होते हुए 90 दिन क्रॉस करने के बाद अभी तक आप उसको ऐसे कर रहे हो कि जी जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। तो आपको सर कहीं ना कहीं कोई बदनीति नजर आती है इसमें? आपको बदनीति नजर आ रही है डेट ना देने में? कोई आपको बदनीति नजर आ रही है डेट ना देने में? तो मैं तो यही समझता हूं ना कि इलेक्शन कमीशन जो फुलेस्ट अथॉरिटी है, जब पूरी की पूरी अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन को, उसको इलेक्शन की डेट देने से क्यों इनकार है? और जब पता है सबको कि जी 30 नवंबर तक हल्का बंदियां पूरी हो जाएंगी और डेट आ जाएगी, तो फिर ये बहाने क्यों बना रहे हैं अभी? ठीक, सर्दी होगी, टेररिज्म होगा, तो इसका मतलब है कि इसको और ज्यादा वेग कर रहे हैं ना। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान के अवाम इलेक्शन चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम अपना हक इस्तेमाल करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम जमहूरियत को वापस लाना चाहते हैं। अब जब सारा मामला सेटल हो गया, ये तो और बात है कि पीटीआई ने सियासी सिस्टम को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। जब पंजाब में पहले डिसॉल्व कर दिया, केपी में डिसॉल्व कर दिया, फिर माशाल्लाह कोर्ट ने कहा तो सिर्फ पंजाब के लिए कहा कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, केपी का जिक्र ही नहीं किया उन्होंने। ये सारी बातें अब हो गई, अब सारी असेंबलियां खत्म हो गई। ठीक है, तो अब क्यों इसको और ज्यादा क्यों डिले किया? अच्छा, ये वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुनीब फारूक साहब। इंतखाबात की एक तारीख देने में क्या मुजाहिका है? क्यों इलेक्शन कमीशन इसमें एक तरह से हमें कहीं ना कहीं हिचकिचाहट नजर आ रही है उनकी?
बहुत शुक्रिया था सर। देखिए, मुझे फ्रैंकली इलेक्शन कमीशन की अब तक का जो कॉन्डक्ट है उसमें वो हिचकिचाहट वाला तो शायद एलिमेंट नजर नहीं आ रहा। वो इसलिए क्योंकि अगर तो हम इलेक्शंस के करीब पहुंच चुके हों और कोई डेट ना आ रही हो, हाँ ये बात जरूर है कि हल्का बंदियों का एक प्रोसेस है, वो भी एक कानूनी आईनी प्रोसेस है। अब उसकी प्रिलिमिनरी तो एक फाइंडिंग्स हमारे सामने आ गई हैं, फिर आपको पता है उस पर एतराजात का सिलसिला होता है। लेकिन वंस मेरे ख्याल में और 15 से 20 दिन में कुछ अगर थोड़ी सी चीजें नुमाया होंगी तो ये सबको पता चल जाएगा कि इलेक्शन कमीशन क्या अपना काम ठीक कर रहा है या उसमें कोई बदनीयती दिखा रहा है। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि जहां मुल्क में तमाम जमातें बशमूल, सिवाय इसके कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये सर्दी की बात जरूर की है, लेकिन मेरे ख्याल में ये इमटेरियल बात है। अगर चलें सर्दी 15, 20, 22 हल्कों में हो भी जाए तो बाकी जगह पर तो इलेक्शन आराम से हो सकता है। सर्दी एक बहाना नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये विद इन अ मंथ्स टाइम शायद हम मजीद सर्टेनिटी से कह सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं। अच्छा, वैसे आपको क्या लग रहा है मुनीब साहब, आपको क्या लग रहा है कि जनवरी में हो जाएंगे इंतखाबात? देखिए, गैब का इल्म तो अल्लाह की जात को है, लेकिन मैं समझता हूं कि कोई जवाब तो पहले भी नहीं था किसी तरह इलेक्शन को डिले करने का। लेकिन चले, ये जो हल्का बंदियों वाला सिलसिला शुरू हुआ, ये एक आईनी प्रोसेस था, एक कानूनी प्रोसेस था। अब उसको तो मुकम्मल होना है। अब जब उसे मुकम्मल होना है तो उसके बाद इलेक्शन एक वक्त है, मुतय्यन है, उस पर होना है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको मजीद खींचा जा सकता है। हाँ, फिर अगर बाकी किसी ने अपनी मनमर्जी करनी है तो फिर ठीक है, आधी सेनेट के साथ भी काम चला ले। इलेक्टोरल कॉलेज तो मौजूद नहीं होगा तो फिर आधी सेनेट के साथ काम चलाना पड़ेगा। लेकिन मैं अच्छा, आपको ये लगता है मुनीब साहब के शायद इंतजार किया जा रहा है कि जो मियां साहब वापस आ रहे हैं, वापस आएंगे तो किस तरह का आवाम से रिस्पांस मिलेगा और फिर उसके बाद इलेक्शंस की डेट दी जाए, या उसका उस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं? ये बड़ी लॉन्ग शॉट है अगर इस तरह की बात की जाए तो। मैं सिर्फ इसमें इतना अर्ज करूंगा कि एक लंबी डिलेड चीज तो हो सकती है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जी ऑलरेडी एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी को बड़ा कैलकुलेट किया जा रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये को अफोर्ड कर सकता है। इवन PMLN नहीं कर सकती कि अब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला तो अब इलेक्शन डिले कर दें। ये तो फिर बात ऐसी है जो लोगों के सामने खुल के आ जाएगी। लोग इसका कुछ कर नहीं, PMLN भी कुछ कर नहीं पाएगी, और ना अगर कोई अपनी मर्जी चलाना चाहेगा तो एक्सपोज हो जाएगा मेरे नजदीक। ठीक है। अच्छा खोड़ो साहब, अभी तो देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल खुल के कह रही है कि इंतखाबात की एक डेट दी जाए, और पहले ये मौक़िफ़ भी रहा कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं। लेकिन जब ये असम्बलियाँ तोड़ी जा रही थीं तो वो 2 दिन पहले तोड़ दी गई, इसलिए कि कोशिश ये थी कि 60 रोज़ के अंदर इंतखाबात ना हो। फिर 2 सूबों का आपने भी जिक्र किया, उन 2 सूबों में भी उस तरीके से उतनी शिद्दत से आप लोगों ने मुतालबा नहीं किया कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वहाँ पे जो आपकी जमात का मौक़िफ़ था उसकी वजह से अब आपके मौक़िफ़ में कमज़ोरी आ रही है? नहीं जनाब, कोई कमजोरी नहीं है। 14 मई की जो पंजाब की इलेक्शन होने वाली थी वो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, और हमने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। इलेक्शन नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन के कहने पर, जिसने जाके कहा कि पैसे नहीं है और सिक्योरिटी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर चुप साध ली। हमारा फैसला तो वही है, बाकी इलेक्शन होना हो। ये गलत बात है। हमने कोई एतराज नहीं किया था कि जी इलेक्शन नहीं होने चाहिए, हमने कैंडिडेट खड़े किए थे। बात दरअसल ये है भाई कि 2018 की जो इलेक्शन हुई थी उसमें भी हमने कड़वी गोली खाकर एतराफ किया था, एग्री किया था कि एक आर्जी मर्दमशुमारी की लिस्ट पर इलेक्शन हो जाने दें। अब बात है इलेक्शन की। अगर हमने इस मर्दमशुमारी को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया, तजाद नहीं किया, जहन में यह था कि इलेक्शन होंगी। प्राइम मिनिस्टर साहब का, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब का मुझे बयान याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि इलेक्शन वक्त पर होंगी। क्या उनको पता नहीं था कि हल्का बंदियां करने में कितना टाइम लगता है? तो फिर हमने तो सिर्फ इस बात पे कि जी हां कह रहे हैं कि मुकर्रर वक्त पे होंगे, तो हमने कहा था कि चलो जी मर्दमशुमारी को हम गैर मुतनाज़ा नहीं बनाते, गैर मुतनाज़ा बनाते हैं। ठीक। लेकिन जब पाकिस्तान की सीटें, नशिस्तें कम ज्यादा नहीं हो रही थी तो ये हल्का बंदियां तो बाद में भी बन सकती हैं।
बात करने की है कि इलेक्शन कब होते हैं। अल्टीमेटली टाइम है इलेक्शन करवाने का। पाकिस्तान को 50 की दहाई में पीछे मत धकेले कि जी इंपोर्टेड लोग आ जाएं और वजीर आजम बन जाएं और 6 महीने में चले जाएं या 3 महीने में चले जाएं, ठीक। और फिर जनरल अयूब खान आए और कहें कि जी मैं पाकिस्तान को एक मजबूत हुकूमत देने आया हूं। सियासतदानों ने तो तबाही फेर दी। ये उस दिहाई में ना ढकेले। क्या आपको लगता है सर ऐसा कोई खतरा है कि उसमें लिखी हुई है चीजें? कोई ऐसा खतरा है कि अब उस तरह के हालात हो सकते हैं दोबारा पाकिस्तान में? मुझे ये बताएं कि काकड़ साहब 3 महीने के लिए आए थे या 8 महीने के लिए? निगरान हुकूमत कितने टाइम के लिए बनती है? तो फिर मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक। पंजाब में कब से बैठे हुए हैं? 8-10 महीने से। केपी में कब से बैठे हुए हैं? कमाल है। चलो वो तो हुआ इमरान खान साहब की अकलमंदी कि उन्होंने पाकिस्तान के सियासी निजाम को थोड़ा सा धचका लगाने की कोशिश की। ठीक। पहले डिसॉल्व कर दी, एतमाद का वोट तो लेके डिसॉल्व कर दी। ठीक हम है। कहते रहे पाकिस्तान में 1 दिन की इलेक्शन होती है और बड़ी जद्दोजहद के बाद 1 दिन की हुई थी। पहले अलग अलग होती थी, नेशनल असेंबली की अलग और सूबाई की अलग। उसके लिए बड़ी जद्दोजहद हुई थी। उसके बाद जाके एक ही दिन 1 डे पोल हुआ था, लेकिन इमरान खान साहब को वो अच्छा नहीं लगा था। चले मैं जरा ये सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब से भी पूछते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जमहूरियत को। ठीक है, अब बैठे हुए अबड़ो साहब तो उनसे पूछते भले। जी बिल्कुल, मैं ज़रा उनसे पूछता हूँ। एक तो अबड़ो साहब ये बताएं कि आपको इंतखाबात जनवरी में होते हुए नज़र आ रहे, और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं ये जिस मैस के अंदर है, ये जो सारा इस वक्त एक तरह से सियासी खिचड़ी बनी हुई है, उसमें आपकी जमात का किरदार भी है। जिस तरीके से आप लोगों ने असेंबलियाँ तोड़ी, इनके साथ नहीं बैठे, बातचीत नहीं की, और आज चीज़ें इस नहज पे पहुँची हुई हैं। बहुत ही अफसोस का मकाम है। देखें, जब असेंबलीज टूटी थी ना, अब केपी और पंजाब की असेंबलीज, तो आपने देखा था पहले पूरी पीडीएम गवर्नमेंट ये कहती थी कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं पाकिस्तान में तो 2 असेंबलियों से आप निकलें बाहर। ऐसे ही हुआ था ना, सारे आप बयान आते हैं, किसी से ढके छुपे तो नहीं है। हाँ, तो ये बाद में हमें भी पता चला कि इनकी ये कंस्पायरेसी थी, हमारी पार्टी को से नहीं करना चाहिए था या करना चाहिए था। आपको भी पता है ना कि पंजाब तो आप क्या समझते हैं वो गलती थी असेंबली? ना, बात ऐसी नहीं है। देखें, हर पार्टी अपने माहौल को देखती है ना। आपको पता है कि पंजाब की असेंबली कितने वोटों पे थी? 10 वोटों पे थी ना। और डेली वो मियाँ अपने चौधरी शुजात साहब को कोई बंदा, वो दवाई खाने का टाइम भी नहीं मिल रहा था। पूरी लीडरशिप पीडीएम की सारी वहाँ जाके बैठती थी। मियाँ शुजात साहब तंग आ गए इस बात से। डेली उसके पास जाते थे कि आप मनाएं, परवेज़ इलाही को मनाएं ताकि पीटीआई का साथ छोड़े। तो ये चीज़ ऐसे तो नहीं थी ना। 10 वोटों पे हुकूमत है। अभी आपने देखा कि वफाक की हुकूमत है, हमारे 20 एमएनए यहाँ बैठ गए ना, तो यहाँ कुछ भी बैद नहीं है, नंबर 1। लेकिन देखें, बात यह है कि आज जब ये बात की जा रही है कि मतलब जो इलेक्शन है वो 3 महीने, उसूलन ये आइन ये कहता है, आइन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि 1 दिन में इलेक्शन हो। आइन में ये लिखा हुआ है कि जी अगर असेंबलियाँ टूटती हैं तो 90 डेज, अगर असेंबलीज अपना टाइम जो है कंप्लीट करती हैं तो उसके लिए 60 दिन। ये 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन जब केपी और पंजाब असेंबली टूटी तो आज तो देखें, काकड़ साहब ठीक है वो 3 महीने थे, 8 महीने, कोई अच्छी बात नहीं है। उनका काम ही ये है कि इलेक्शन करवाएं। लेकिन मोहसिन नकवी अभी तक बैठे हुए हैं। केपी का सीएम जो है अभी बैठा हुआ है। वहाँ जो आपने देखा कि जो उनके गवर्नर हैं गुलाम अली, वो पूरी केपी की गवर्नमेंट को वो चलाते हैं। सारी मिनिस्ट्रीज उन्होंने बांटी। आपने देखा बाद में कि सब जो पार्टीज अलाइज थी इसमें पीडीएम में, सब लोगों ने मुखालफत की उसकी। इवन पीपल्स पार्टी ने भी उसकी मुखालफत की कि गुलाम अली का किरदार अच्छा नहीं है। तो चीज़ें देखें, ये पाकिस्तान में सिस्टम को मजबूत होना चाहिए। चले, हो गया ना वो टाइम भी गुजर गया है मुझसे, लेकिन अभी इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। और मैं यहाँ पर आपको होते हुए नजर आ रहे ना, मैं जहाँ तक समझता हूँ जब तक मियाँ साहब को यकीन नहीं होगा कि इलेक्शन उसको कैसे जीतने हैं, उसको देखें ना, वो बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिल गई, फील्ड में इतनी घास उग गई है, तो मियाँ साहब को आना चाहिए ना। मियाँ साहब अब भी नहीं आ रहे, लेकिन मेरे ख्याल में भी मियाँ साहब को भी फैसला करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने बड़ा जलसा किया शादरा में, आपने देखा ना, कमाल का जलसा था। वो कॉर्नर मीटिंग थी, वो कह रहे, वो बाद में कहा उन्होंने ना, पहले उन्होंने कहा जलसा है ना, जब लोग नहीं आए तो फिर वो कॉर्नर मीटिंग हो गई ना। तो देखिए, मियाँ साहब को पता है, उसको पता जुलाई 2022 में जब बाई इलेक्शन हुए थे ना 20 MPS के सीट पे, तो मियाँ को पता उस वक्त भी लग गया था। मियाँ को अभी भी पता है। मियाँ ये चाहता है कि पीटीआई के हाथ पांव बांध के पूरी, आपने देखा है ना कि उनके लीडर्स ये भी कहते हैं
कि जी निशान भी ना हो भले का। अभी इलेक्शन कमीशन में न जाने 2-4 लोग गए हैं जी, इनसे निशान भी ले लें, चेयरमैन पीटीआई घोटाला, भाई वो जेल में पड़ा हुआ है, अभी तो इलेक्शन में आ जाए ना, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। पाकिस्तान के अवाम ने फैसला करना है। मियाँ साहब ये समझ बैठे हैं कि फैसला किसी और जगह से आए, जब उसको यकीन होगा तब आएंगे, पहले आएंगे नहीं। मैं नहीं समझता कि ये 21 अक्टूबर को आएंगे। अगर वो आते हैं तो मैं तो जाऊंगा लाहौर। काज़मी साहब सीधी सी बात है, उन्होंने अनाउंस किया है, देखें ना, कि वो जो बंदे ज़्यादा लाएंगे तो उसको जो है हुंडा 125 दी जाएगी, तो मैं भी हुंडा लेता तो मैं भी जाऊंगा उधर। पेट्रोल किधर से डलवाएंगे, पेट्रोल बड़ा महंगा पेट्रोल बस ठीक है। अच्छा, मैं जरा मुनीब साहब से पूछूं। मुनीब साहब, ये जो अभी सेनेटर साहब कह रहे हैं कि मियाँ साहब को जब तक यकीन नहीं होगा, अगेन वो जिस तरह पहले मैंने भी आपसे ये क्वेश्चन किया था, अब ये सिर्फ बातों की हद तक महदूद है कि या फिर वाकई सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कोई नून लीग के हालात कोई पतले नजर आ रहे हैं लाहौर की हद तक, अगर आप बता सकें तो। देखिए, मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप वो ऑब्जर्वेशन या सर्वेज, कुछ तो रिपोर्ट हुए, कुछ जो नहीं रिपोर्ट हुए, मैं तो पिछले काफी अरसे से ये कह रहा हूं कि देखिए, ग्राउंड के ऊपर जो हालात है वो किसी की मर्जी से तब्दील नहीं होते। तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है या सपोर्ट है वो बाकी जमातों से कहीं ज्यादा है। खासतौर पर चलिए, अगर मैं पंजाब की बात करूं, मैं लाहौर शहर के अंदर रहता हूं और बहुत ज्यादा आना जाना भी होता है इधर उधर, इसके अलावा भी मेरा रूरल बैकग्राउंड है, तो उसका एहसास होता है। और ये बात फैक्चुअल है, इसको मेरे ख्याल में कोई डिनाई नहीं कर सकता कि तहरीक इंसाफ की सपोर्ट बेस ज्यादा है, और वो ऑलरेडी थी। इमरान खान साहब जब हुकूमत से निकले तो ज्यादा बन गई। हाँ, फिर इमरान खान साहब ने अपने साथ खुद क्या किया, अपनी पार्टी के साथ क्या किया, वो एक और दास्तान है। लेकिन मैं एक बात, अभी जिस तरह खोड़ो साहब फरमा रहे थे, मुझे उस पर थोड़ा सा बसद एहतराम, उस पर एतराज ये है कि जैसे खोड़ो साहब ने फरमाया कि वो तो इलेक्शन में उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए थे जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाना है। बसद एहतराम, खोड़ो साहब के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का वफाकी काबीना का हिस्सा थे, उस काबीना का हिस्सा थे जिसने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को कि फंड मुहैया किए जाएं और इलेक्शन करवाया जाए, उसको वेरीफाई करके, उसको ये कह के कि जी हम पार्लियामान को भिजवा रहे हैं, पार्लियामान को भिजवाया और पार्लियामान फैसला करेगी कि फंड देने हैं या नहीं। फिर जब पार्लियामान में, मुझे तो नहीं याद पड़ता समेत बिलावल साहब के किसी ने एतराज किया हो या कहा हो, बिलावल साहब भी कह देते कि नहीं जी मैं इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनता, मैं समझता हूँ कि एक आईनी रिक्वायरमेंट है, कानूनी रिक्वायरमेंट है कि इलेक्शन होने हैं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, लिहाजा ये फंड जारी किए गए। मुझे बता दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दोस्त हैं, किसने वहां पर डिसेंट शो की उस रेजोल्यूशन की और कहा कि हम इसकी मुखालफत करते हैं। एब्सटेन वगैरह तो ऐसे और बात होती है ना, एब्सटेन भी शायद किसी ने नहीं किया। किसने कहा कि हम इस काम की मुखालफत करते हैं कि इलेक्शन का हुक्म जब आ गया है कि वो 14 मई को होने हैं पंजाब में और ये नहीं होने दे रहे और पार्लियामान इसके खिलाफ खड़ी है, हम इस फैसले को, इसकी तौसीक नहीं करते इस रेजोल्यूशन की। क्या किसी ने ऐसा किया? मेरा नहीं ख्याल किसी ने ऐसा किया। तो मसला ये है कि जब उस वक्त वो एक काम हो गया, जो कि मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद, बेशक उस हुक्म के अंदर सियासत भी थी, सब कुछ था, लेकिन उसके ऊपर जब किसी ने एतराज नहीं किया, फिर आज जब हालात खराब हैं तो हम जब ये कह रहे हैं कि ये किसी की मर्जी मंशा की वजह से डिले हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर मेरे ख्याल में वो हमारी पोजीशन काफी हद तक कमजोर हो जाती है। लिहाजा हमें ये भी देखना है कि हमने पिछले 1 साल में क्या किया, अब हमारा अपना क्या किरदार था। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा खोड़ो साहब, आपने यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया इंतखाबात की डेट के हवाले से। जो सियासी अमल है इस वक्त मुल्क के अंदर, जो सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, क्या आपको लगता है कि तमाम सियासी जमातों को इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर है? सर, ये पहले मैं मुनीब साहब ने जो बात की, जी हमारा जो 14 मई की इलेक्शन पर एतराज था, हम उस रेजोल्यूशन को नाजायज समझते थे कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया और लेने का हुक्म उसके चेयरमैन ने दिया होगा। 3 दिन के बाद डिसॉल्व करने का तुक क्या था? हम उस वक्त कहते थे एक सूबे की इलेक्शन दूसरे इलेक्शंस पर असरअंदाज होगी। जब 2 दिन के वक्फे से इलेक्शन पर पाकिस्तान के लोग एतराज कर रहे थे, तो 6 महीने पहले इलेक्शन करने से क्या नतीजा निकलेगा, मुनीब साहब ने उस पर तबसरा नहीं किया। और यह पाकिस्तान के इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है, 1 डे पोल, 1 डे पोल लिखा हुआ है।
अच्छा, वैसे तो सर देखें ना, साहब ने कहा कि वफाक नहीं है, लिखा हुआ, भारत लेकिन के है। अंदर भी मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ टाइम पे इंतखाबात होते हैं, वफाक है, वफाक के अंदर तो देखें तमाम इकाइयाँ हैं। अर्ज करूं जनाब, अर्ज करूं, पाकिस्तान का सियासी निजाम कितना मजबूत है ये अबड़ो साहब को भी पता चल गया और पीपल्स पार्टी को भी पता है। उस कमजोर सियासी निजाम को और कमजोर करने से पाकिस्तान की कोई सेहत बेहतर नहीं होती। लेकिन अब तो मर्दमशुमारी भी हो गई, अब हल्का बंदियां भी बन रही हैं, तहरीक इंसाफ को भी एतराज नहीं, हम भी बर्दाश्त कर रहे हैं। इलेक्शन हो जाने चाहिए, ठीक, बेस लाइन है, इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान जमहूरियत के बगैर नहीं चल सकता। इसलिए दूसरी बहस को छोड़कर अगर आगे बढ़ने की भी बात करो तो यही है कि इलेक्शन करवाओ, पाकिस्तान को 50 की दहाई में मत फेंको। ठीक। चाहे अच्छा, ये PDM की अबड़ो हुकूमत साहब, है ये या किसी और की आपने हुकूमत तीसरी है। दफा 50 और 60 की दहाई का जिक्र किया है, जिससे बड़ा वाज़ेह इशारा मिलता है कि चीज़ें आइन के मुताबिक नहीं चल रही। कोई शदीद किस्म के खदशात हैं जो बार बार आप इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं? थोड़ा सा मैं तो कर रहा हूं इजहार, जी, थोड़ा सा वो Sorry, इसलिए थोड़ा कर सा। रहा हूं कि यहां डेट नहीं दी जा रही कि कब जाएंगे, इलेक्शन कब होंगे। जी। अगर डेट आ जाती तो शायद ये मैं जुमला न कहता। ठीक ठीक। अच्छा अबड़ो साहब, ऑब्वियसली वो भी खदशात का इजहार कर रहे हैं, आपकी जमात भी खदशात का इजहार करती है। जो जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, जो मैंने खोड़ो साहब से भी क्वेश्चन किया था कि क्या तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त मुयसर है, आपकी जमात के अपने गिले शिकवे मैं दे नहीं सका। जी खोड़ो साहब कुछ कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था कि सर इस वक्त किसी पॉलिटिकल पार्टी पर बैन नहीं है, ठीक, इसलिए अगर पीटीआई भी जलसा करना चाहती है तो उन्होंने तो पहले भी कर दिखाया था, बगैर इजाजत के जलसे करते थे, बगैर इजाजत के हाई कोर्ट में इतने लोग ले जाते थे, तो उनको क्या हुआ? उनकी पार्टी अपने आप टूटी है, मैंने तो नहीं तोड़ी। किसने कहा ऐसे? ठीक, तो फिर अब इतने ठंडे क्यों हो गए हैं? इमरान खान साहब जेल में पड़े हैं। जी। उसमें खोड़ो साहब ये देखे ना कि तो अभी शादरा में जो जलसा हुआ मरियम बीबी का, वो पीटीवी ने भी दिखाया। क्या आप समझते हैं कि बिलावल साहब का जलसा या फिर पीटीआई का जलसा भी पीटीवी वाले दिखाएंगे? नहीं, ये तो हर एक को होना चाहिए। याया खान साहब ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर पर टाइम दिया था टीवी पर, ये 1970 की बात है। ठीक, पीटीवी पे आते थे, दूसरे चैनल होते ही नहीं थे। ये जनरल याया खान ने किया था। चले मैं जरा अबड़ो साहब से भी पूछता हूँ, यही अबड़ो साहब, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या आपको नजर आ रही है? और दूसरा, खान क्या वो जेल के अंदर ही होंगे जब इंतखाबात होंगे? क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड का एक तरह से जुज है? मियाँ साहब की जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसमें इमरान जेल के अंदर होंगे तो इंतखाबात होंगे। काज़मी साहब, मुझे तो अफसोस हुआ कि पीटीआई जल्द से क्यों नहीं कर रही। तो करें ना आप लोग। देखिए, पीटीआई के ऊपर इस वक्त जो हालत है कि वो अभी आपने देखा होगा कि लास्ट कोई 10 डेज पहले एक वो कहा कि ये वो 6 सितंबर का टाइम है, अब बैलून्स वगैरह जो है ना वो उड़ाएं। हाँ, जिन लोगों ने घरों में बैलून्स उड़ाए उन्हीं को उठाया गया। पता नहीं कि किसको कहा जाता है कि बंदे कहाँ से नहीं आते। भाई बंदे आ जाते हैं ना, बंदे। अभी आपने देखा है कि जैसे अमाद फारूक के बेटे की जो जनाजा था, कितने हज़ारों लोग आए ना उसके जनाजे में। ऐसी बात नहीं है कि ये कि हाँ अलबत्ता ये होता। आप देखें, जब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप अरेस्ट हुई थी पिछले दौर में, तो सिंध में हर एक तहसील में 20-25 बंदे भी नहीं निकले थे। तो ऐसी बात में नहीं है, ये रिकॉर्ड पे होना चाहिए। जहाँ तक है लेवल प्लेइंग फील्ड की, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड के, हमें फील्ड दें, उखड़ी हुई फील्ड दे दें, अवाम उसको लेवल करेगा ना।
हमें तो फील्ड क्या है, हम तो देखें, बात सिंपल सी है, इमरान खान का अंदर होना, ये ख्वाहिश है किन लोगों की, ये सबकी थी ना, पीडीएम की थी। कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होता है कि आपकी अपनी गलती भी है, सियासी फैसले इस किस्म के, फिर जमात का रवैया कि आज चीजें इस नहज पे पहुंची? देखिए बात ये नहीं है, फैसले देखें हर पार्टी अपने अपने करते हैं ना। मतलब माजी में क्या है, नवाज शरीफ साहब का स्टांस देखें 5-6 दिन पहले क्या था, जब शहबाज शरीफ साहब यहाँ आए फिर वापस चले गए, वो आपने खूब सुना ना। नहीं, बात ये नहीं है, हर पार्टी अपना मौक़िफ़ देती है। ये अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में कि पीटीआई जो बोलेगी उस पर सबको तकलीफ होगी, अपनी चीज़ें किसी को सामने नहीं आती ना। बात ये है, देखें जब ये केपी और पंजाब असेंबलीज टूटी थी ना, कब बात क्या थी, कहाँ आइन में लिखा हुआ है कि असेंबली जब टूटेगी तो एक ही दिन में इलेक्शन होने, कहाँ लिखा हुआ है? कहीं भी नहीं लिखा हुआ। नंबर 2, अभी देखें जैसे असेंबलीज थी, आपको पता है कि उसका टेन्योर खत्म हो रहा था 12 अगस्त को। किसने कहा पीडीएम के जमातों को या पीपल्स पार्टी को कि आप 3 दिन पहले जो है उंगली कटा के शहीदों में शामिल हो जाएं और इलेक्शन असेंबलीज तोड़ दें? सिर्फ ये कि 1 महीना भी ज्यादा चाहिए। सब लोगों को ये यकीन था कि जो केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी तो सिंध में पीपल्स पार्टी की होगी। यहाँ इत्तेफाक से ये है कि सिंध में जो केयरटेकर गवर्नमेंट है वो शायद पीपल्स पार्टी के मंशा के मुताबिक नहीं आई। पंजाब में मोहसिन नकवी साहब हैं, वो टोटल जो है नून लीग के लिए काम कर रहे हैं, नून लीग कंफर्टेबल जोन में है, तो इसी वजह से ये हो गया। अभी मुराद शाह की आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, मैंने आइन में 2 पढ़ा है कि 2 मरतबा लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। मुराद शाह को इससे पहले 8-9 अगस्त से पहले देखने में नहीं आया था, जब पंजाब और केपी की असेंबली टूटी थी, कि यहाँ आइन में क्या लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ था कि आप यहाँ जो असेंबली टूटी है तो उसको 90 डेज में आप इलेक्शन करें, ठीक है। लेकिन इन सब बातों को छोड़ के ये अभी टाइम ही नहीं है कि हम माजी में डिस्कस करें, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे खोड़ो साहब ने भी कहा, अच्छी बात है, इलेक्शन होने चाहिए। देखिए जब तक ये सिस्टम मजबूत नहीं होगा, हम एक दूसरे के दस्तों गिरफ्तार, हम वो ये चीज़ें एक दूसरे पे डाल, हो गया ना, असेंबलियाँ टूटी, जो भी, अभी इलेक्शन होने चाहिए, टाइम पे होने चाहिए, जो लग नहीं रहा। क्योंकि मियाँ साहब को जब तक कंफर्म न हो कि मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में कैसे आएंगे, तब तक मियाँ साहब आएंगे भी नहीं, तब तक इलेक्शन अनाउंस भी नहीं होंगे। और ख़ास करके जो कल जलसे हुए हैं, जो जिसको अभी कानून मीटिंग का नाम दिया गया, तो मियाँ साहब तो अभी मेरे ख्याल में आने का भी हो सकता है। अच्छा मुनीफ फारूक साहब, मियाँ साहब की वापसी से आपको लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली आएगी? मेरा नहीं ख्याल इतनी जल्दी इसको डिटरमिन किया जा सकता है अतर साहब, इसलिए क्योंकि अभी डिपेंड करता है कि मियां नवाज शरीफ जब वापस आएंगे। देखिए 21 अक्टूबर का दिन बड़ा अहम है, और उस दिन अगर तो मियां नवाज शरीफ साहब को वो रिसेप्शन मिला जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो फिर तो यकीनी तौर पर उसमें एक सर्टेनिटी आएगी, पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून खुद को दोबारा री-लॉन्च कर रही है या री इन्वेंट कर रही है बहसीत एक सियासी जमात। लेकिन अगर वो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और कोई हकीकत छुप नहीं सकती, हर मोबाइल में कैमरा है, तो अगर वो एक कमज़ोर इस्तकबाल साबित हुआ और मुस्लिम लीग नून वो पावर शो ना कर पाई, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब का इम्पैक्ट, उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि मुस्लिम लीग नून के लिए अगर सर्वाइवल है, सर्वाइवल मैं कह रहा हूँ, अगर है तो वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी में है। अदरवाइज PMLN का सियासी कैपिटल बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हुआ है, और उस सूरत में PMLN के लिए बड़ा मुश्किल होगा। ये अब ये एक ऐसा, मैं समझता हूँ एक ऐसा सियासी जुआ है जो मुस्लिम लीग नून खेलने जा रही है, और उनको इस बात का अंदाजा तभी होगा जब मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे। देखिए आस उम्मीद लगा के या तैयारियां करके कि जी ये जो अभी खबर जिसका जिक्र किया जा रहा है कि जी वो 2 होंडा मोटरसाइकिल मिलेंगे या इस तरह होगा, वो तो चले एक और बात है, लेकिन डिपेंड तो ये करता है ना कि क्या लोग निकलेंगे या नहीं निकलेंगे असल में। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एक मकबूल जमात है, लेकिन हाँ मतलब अगर आज वो ज़ेरे अताब है तो उसकी जिम्मेदारी किसी और से ज़्यादा, खुद सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इमरान खान साहब के ऊपर है। वो मैं दोबारा कहता हूँ, ये बात फिर जारी बात है, दोस्तों को बुरी भी लगती है कि वो कोई हकीकी आज़ादी के लिए कोई जेल नहीं काट रहे, ना इस मुल्क की कोई आईनी सरबुलंदी के लिए। सीधी सी बात है, आप साजिश करते हैं या आप उसमें कामयाब होते हैं या वो आप पर बैकफायर कर जाती है। इमरान खान साहब पे बैकफायर कर गई। अच्छा सॉरी मुनीफ साहब, आपने कहा साजिश, क्या खान साहब ने किसी के खिलाफ साजिश की थी 9 मई को? खान साहब ने 9 मई को नहीं, उससे 9 मई तो दूसरी दफा थी ना, 9 मई से तो बहुत पहले पिछले साल उन्होंने भरपूर साजिश की जिसके अंदर फौज के कुछ अफसरान शामिल थे कि जनरल आसिम मुनीर मुल्क के आर्मी चीफ ना बने। मैं पिछले साल से बात कहता हूँ, ना सिर्फ कह रहा हूँ, लिख भी चुका हूँ, और ये अनडिनाइबल बात है
इमरान खान साहब को खुद इस बात का पता है कि वो क्यों नहीं चाहते थे कि आसिम मुनीर साहब मुल्क के आर्मी चीफ बने। अब इमरान खान साहब ने वो सब कुछ किया, तो मैंने जब ये हो गया और आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बन गए, तो मैंने उसी वक्त कहा था, बल्कि लिखा भी था, तालिबन वो 4 नवंबर था, कि जो कुछ हुआ वो उसकी एक भारी कीमत इमरान खान साहब को अदा करनी पड़ेगी। 9 मई तो 5-4 महीने पहले हुआ। जनवरी, फरवरी, मार्च इस बात का क्लियर इंडिकेशन थी कि जो इमरान खान साहब कर गुजरे थे उसकी माफी कहीं पे नहीं थी। फिर सानिया 9 मई जो हुआ उसके अंदर भी कोई इमरान खान साहब, ठीक है, उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो उसके बाद हुआ उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत एक जमात जितना मर्जी जान छुड़ा ले, वो एक बदनामी का तौक है जो उनके गले में रहेगा, और ना ही उसकी कोई माफी इन द टाइम्स टू कम, मैं समझता हूँ माजी कोई मुस्तकबिल करीब में मुझे नजर आती है। कोई वो मुल्क की सरबुलंदी और हकीकी आज़ादी, ये तो एक बहुत बड़ा फसाड था, उतना ही बड़ा फसाड था जो कि 2014 के धरने के अंदर था। उस वक्त ज़हीरुल इस्लाम साहब ने मिलकर कादरी साहब और इमरान खान साहब के साथ मिलकर वो शोर रचाया था। इस दफ़ा इमरान खान साहब को नया शौक चढ़ा हुआ था कि जी मैंने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनने देना। मैं तो ये बात कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, कई प्रोग्राम में कह चुका हूँ, अपने में कह चुका हूँ, लिख चुका हूँ। ISPR मौजूद है, बहैसियत इदारा फौज मौजूद है, वो कह दें कि मेरी बात फैक्चुअली गलत है तो मैं दुरुस्त हो जाऊंगा। ठीक। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो जिस तरह मामला चल रहे हैं इसमें तहरीके इंसाफ के लिए कहीं ना कहीं कोई वे आउट निकल सकती है, या फिर एक तरह से उनके ऊपर जो कहा जाता है ना कि कांटा लग गया, क्रॉस लग चुका है उनके ऊपर? देखिए, परमानेंट कुछ भी नहीं होता। ये अगर कोई कह दे कि नहीं जी किसी की सियासत खत्म होगी, सियासत वगैरह खत्म नहीं होती। लेकिन हाँ, इमरान खान साहब को ये जो साजिश थी या ये सब कुछ जो था, इससे खुद को रिकवर करने के लिए एक वक्त लगेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है और वो रहेगी, वो खत्म नहीं हो सकती। ठीक। अच्छा, दूसरा ये जो 9 मई के वाकयात और दीगर वाकयात जिनका आपने भी जिक्र किया, क्या उससे पब्लिक जो परसेप्शन है तहरीक इंसाफ की, वो भी आपको लगता है कि मुतासिर हुई है, उनका वोट बैंक कम हुआ है? देखिए, मुझे उसका लेटेस्ट एस्टिमेट तो हमारे सामने काजी साहब कोई नहीं है क्योंकि इलेक्शन हुआ नहीं है। लेकिन मैं तो प्रोग्राम के शुरू में भी आपको अर्ज किया था कि जो ग्राउंड पे इस वक्त सूरत हाल है, जो अनरिपोर्टेड सर्वेस थे और वो 9 मई के बाद में भी थे, वो तो यही बताते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पब्लिक सपोर्ट है वो अभी भी बाकी जमातों से ज्यादा है। अब बाकी तो हमारे सामने तब भी हमें पता चलेगा जब इलेक्शन हो। ठीक है। अच्छा, खोड़ो साहब, आज हम देख रहे थे हुकूमत ने अनाउंस किया गैर जो कानूनी तौर पे मुकीम गैर मुल्की हैं उनके हवाले से एक पॉलिसी आई, उसके अलावा कुछ और पॉलिसीज़ का ऐलान किया गया। इन पॉलिसीज़ का मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि बहुत सारी पॉलिसीज़ ये जो निगरान हुकूमत इंट्रोड्यूस करवा रही है, लगता नहीं है कि ये निगरान हुकूमत है। और फिर हमने देखा हमारे वज़ीर-ए-आज़म बैरून ममालिक के दौरे भी करते रहे। तो आपको लगता है कि ये 3, 4, 5 महीने वाली निगरान हुकूमत है जिस किस्म की ये बातें कर रहे हैं और जिस किस्म के ये मंसूबे दे रहे हैं पाकिस्तान को? सर, आप मेरी बात क्यों कर रहे हैं? मैंने तो पहले ही कहा कि भाई ये निगरान हुकूमत जिसका कोई मुद्दत तय्यन नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूँ उस पर? ये तो आप मेरे दिल की बात कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, खोड़ो साहब, ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि आप तो पहले भी इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी रही है नून लीग की, और ये अभी जो मौजूदा हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं काकड़ साहब, ये आप लोगों ने मुशावरत से इनको लगाया। ये सेटअप कोई तीसरी कुव्वत नहीं लेके आई, ये आप लोग ही इस कौम को दे के गए हैं। तो उस वक्त क्या आप समझते हैं कि आप लोगों से कोई गलती हुई है सेटअप लगाते हुए? साहब जी, जनाब आली आइन को पढ़ने वाले पढ़ चुके हैं। 18वीं तरमीम के बाद ये हुआ था कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन बाहिमी मशवरे के साथ किसी एक नाम पर मुत्तफिक होंगे। अभी नाम पर भी बहुत मजाकें चली, कार्टून छपे, ये नाम कहां से आया, तो दूसरे ने कहा था मुझे भी नहीं मालूम कहां से नाम आया। अब ये तो नहीं होना चाहिए ना। लीडर ऑफ द हाउस शहबाज शरीफ साहब थे, राजा रियाज लीडर ऑफ अपोजिशन थे। अगर इमरान खान साहब इस्तीफा न देते तो वो होते लीडर ऑफ अपोजिशन। पर सर, जब ये नाम आया था पीपल्स पार्टी की जानिब से तो कोई एतराज नहीं किया गया इस नाम के ऊपर, जिस तरह, अगर मुझे सही तरीके से मैंने कोई एतराज नहीं किया। हमने हमेशा कहा कि उसको इस्तीफा नहीं देनी चाहिए थी।
और अगर वो खुद होते असेंबली में तो था, हो सकता है कोई दूसरा आ जाता। पर सर देखें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs की वापस आने की बात हो रही थी तो राजा परवेज अशरफ साहब ने मेक श्योर किया कि वो वापस ना आए और राजा रियाज साहब की कुर्सी महफूज रहे अपोजिशन लीडर की। तो ये भी तो एक हकीकत है ना। तो जनाब क्या बात है कि कोई बच्चों का खेल है? जब PTI के लोग असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि हम कह रहे हैं अपनी जुबान से कि हमने इस्तीफा दे दिया है, तो हमारा कबूल करो ना। फिर जब वापस आना चाहते थे तो एक गर्ज के साथ, एक गर्ज थी कि हम अगर वापस जाएंगे तो लीडर ऑफ अपोजिशन इमरान बनेगा और फिर वो और शहबाज शरीफ बैठ के वजीर आजम का चुनाव करेंगे। ये अवाम की खातिर नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन होने की खातिर वो वापस आना चाहते थे। ठीक है। अच्छा अबड़ो साहब, अवाम की खातिर नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट खोड़ा साहब उठा रहे हैं कि पहले आप लोग इस्तीफे दे के चले गए, फिर आप कह रहे हैं कि जनाब वो इस्तीफे कबूल ना करें, हमें वापस बुलाएं। तो ये मजाक तो नहीं है? आपने तो आईनी और पूरे ये निज़ाम का एक तरह से मजाक बना दिया, तो फिर अब आपको गिला शिकवा तो नहीं करना चाहिए। काज़मी साहब, एक्चुअली आइन में ऐसी एक अमेंडमेंट आनी चाहिए कि जो नून लीग और PP कहेगी वही मतलब आखिरी अल्फाज होंगे ना, उनका स्टांस है जब वो अपने मर्जी से उसको होते हैं। बात देखिए, सिंपल सी चीज़ है ना कि भाई हमारी ऑब्जेक्शन था इस्तीफाओं पे, 124 इस्तीफे थे ना, तो राजा परवेज अशरफ साहब तब तक क्यों रख के बैठ गए? इस्तीफे मंजूर कर देते। चलें, हमने पहले गए, वापसी में आने का कहा। वापसी में जब आने की बात हुई तो उन्होंने, आपने देखा कि जब इलेक्शन कोर्ट ने डिसीजन दिया, आप मान नहीं रही है, एक साल तक इस्तीफे आपके पास पड़े हैं। ठीक, जब कोर्ट ने डिसीजन दिया, हमारे लोगों ने कहा जाते हैं भाई, चले अपोजिशन लीडर के हवाले से कुछ ना कुछ, जैसे वाकई सही कहा खोड़ो साहब ने, अपोजिशन लीडर अगर मजबूत होता तो लाजमी है तो डिसीजन पे असर पड़ता है। लेकिन आपने देखा कि पंजाब की असेंबली जब टूटी तो आपने वहाँ फ़र्क नहीं पड़ा। वहाँ अपोजिशन लीडर कौन था? हमजा शहबाज था। CM कौन था? परवेज इलाही था। तो आपने देखा कि एक TV के मालिक को आगे बिठा दिया गया इसमें सूबे पे, जो जिसका काम था इलेक्शन करवाना, उसने इलेक्शन नहीं करवाई, बाकी सब काम किया। तो ऐसी बात कोई नहीं। फिर आपने देखा कि राजा परवेज अशरफ साहब ने 3 इंस्टॉलमेंट में 35-35 इस्तीफे उन्होंने कबूल करके वहाँ भेजे। ऐसे ही है ना। तो बाद में क्या हुआ उसको? ठीक है, हमने गलत किया, सही किया, उसके जवाबदार भी हम हैं, जिम्मेवार भी हम हैं। जहाँ तक बात आ गई कि देखिए 18 अमेंडमेंट में काफ़ी बड़ी अच्छी चीज़ें थी। अपोजिशन लीडर जो वो PAC का चेयरमैन बनेगा, कभी मीडिया पे बात नहीं आई, और खोड़ो साहब इससे डिनाई भी नहीं करेंगे, दोस्त हैं हमारे खोड़ो साहब। सिंध वाहिद सूबा है जहां अपोजिशन लीडर को PAC का चेयरमैन नहीं बनाया गया। क्यों? अब तक, अभी तक कभी आप मीडिया के सामने नहीं आया होगा, कभी वहां स्टैंडिंग कमेटीज में अपोजिशन को नुमाइंदगी नहीं दी गई। ये भी चीजें हुई हैं 18 अमेंडमेंट। अच्छा, मैं एक चीज का जवाब देना चाहता हूं, ब्रीफली, वक्त की कमी है। हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं मुनीब साहब जो है, उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात की। देखिए बात यह है, पहली बात कि अगर कोई भी बंदा किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व हो, चाहे वो 9 मई हो, चाहे 9 मई के बाद हो या पहले हो, तो उसको कानून के हिसाब से उसको कटघरे में लाना चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ ये लगा कि मुनीब साहब कह रहे हैं कि 9 मई तो बात हुई है, ये तो पहले सारी चीज़ें जो वो उनको मालूम थे, उन्होंने पहले लिखा भी है। तो इसका मकसद है, फिर तो PTI का जो परसेप्शन है ये खुद उसको एंडोर्स कर रहे हैं कि ये चीज़ें पहले की नहीं है। बात ये है, वो तो ये कह रहे हैं ना कि आप लोगों ने रुकावटें डालने की कोशिश की। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए ना, अभी भी खान साहब अंदर जेल में है और खान साहब कह रहा है हलीम आदिल शेख को जेल में डालो। अभी भी खान साहब कह रहा है लोगों को, हमारे लोगों को अंदर कर। यार कोई बात है कि जिसकी जिम्मेवारी है खान साहब पे, भाई अभी चलें, हो गया ना, हमने फैसले जैसे भी किए, हमारी पार्टी की अपनी अथॉरिटी है, गलत है सही है, उसका फायदा नुकसान हमें होगा। अभी तो कम से कम आप लोग हक की बात करें। इस वक्त हमारे लोगों को गिरफ्तार कैसे किया जाता है? इस वक्त तक हमारे लोगों को क्यों उठाया जाता है? वही पंजाब पुलिस, वही सिंध पुलिस क्यों उठाते हैं, वही KP पुलिस। बात है भाई, इलेक्शन में आप जाना चाहते हैं ना, अभी तो हक की बात करें ना। या ये जब मतलब आप कह रहे हैं कि अभी भी आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल, हमें उखड़ी हुई फील्ड में नहीं मिलती, हमें उखड़ी हुई फील्ड में अवाम इसको लेवल करेगा। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें ज्वाइन किया है अली रजा सैयद साहब ने, जो चेयरमैन हैं कश्मीर कौंसिल यूरोपीय यूनियन की। थोड़ी सी हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। अली रजा सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आपका इदारा काफ़ी अरसे से कश्मीरियों के हकूक़ के हवाले से काम कर रहा है यूरोपीय यूनियन में।
हालिया बरसों में हमने देखा कि काफ़ी तवज्जो भी रही कश्मीर के ऊपर, यूरोप में मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर हमने देखा, यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बहस भी हुई, वहाँ से वफ्द भी गए, लेकिन अब हमें लगता है कि कश्मीर का मसला थोड़ा सा कोई बैक बर्नर पे चला गया। इसकी क्या वजह है? देखिए, ये सारा लिंक्ड है दुनिया के हालात के साथ भी। आप देखेंगे ये पहले कोविड आया, उसके बाद ये यूक्रेन वार शुरू होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो असरअंदाज हो रही हैं जो हम लोग चाहते थे। और जिस तरफ कश्मीर काउंसिल EU ने काफ़ी मेहनत की थी कि हम जो पब्लिक है यूरोपियन यूनियन की, उनमें अवेयरनेस क्रिएट कर सके। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, उनको पता ही नहीं है कश्मीर क्या है, वो कहते हैं शाल है या मतलब इस तरह की चीज़ों का उनको पता है, लेकिन इससे ज़्यादा आगे कोई पता नहीं था। लेकिन हमने एक 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन शुरू की। 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन हम 18 मुल्कों में हमने की। डिफरेंट जो कैपिटल्स हैं या जो बड़ी सिटीज़ हैं उसमें, UK में भी गए उस वक्त, तो उससे एक अवेयरनेस पैदा हुई है। इसके साथ साथ हम हर साल यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर कश्मीरी EU वीक मनाते हैं। वो कश्मीरी EU वीक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कश्मीर EU यानी यूरोपीय यूनियन वीक कश्मीर जी, वो जब पार्लियामेंट में होता है तो आप किसी से पूछें, वहाँ जो भी वो काम करने वाले हैं या MEPs हैं दूसरे, वो कहते हैं कि ये वीक जो है ना कश्मीरियों का वीक है। अच्छा, मतलब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हर बंदा उस वक्त बात करता है कश्मीर पे। ठीक। अच्छा, रिसेंटली हमने देखा कि कनाडा में एक सिख एक्टिविस्ट को, सियासतदान को टारगेट किया गया भारत की हुकूमत की जानिब से। कैनेडियन हुकूमत ने बड़े संगीन इल्ज़ामात भी लगाए भारत की हुकूमत पर। क्या कश्मीरियों को भी बाहर के ममालिक में कोई इस किस्म के रवैयों का सामना होता है भारतीय हुकूमत की जानिब से? अगर आप कोई वहाँ पे सेमिनार करें या यूरोपीय यूनियन के अंदर आप लोग लॉबिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को भी कोई रुकावटों का सामना आता है? देखिए, हम जज करते हैं उस चीज़ से कि जब भी हम कोई एक्टिविटीज़ करते हैं और उस एक्टिविटी का जो रिस्पांस आता है और इंडिया की तरफ से जो रिएक्शन आता है उस पर, उससे हमें पता चलता है कि इंडिया इसको बहुत ही अहम समझता है कि ये जो काम है इसको रोका जाए। और उन्होंने हमारे काम को रोकने के लिए बड़े ही डिफरेंट हथकंडे इस्तेमाल किए। यूनिवर्सिटी में हुआ तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, उन तक दबाव डाला गया। इसी तरीके से जब पार्लियामेंट के अंदर हुआ, ब्रसल्स बेल्जियम पार्लियामेंट के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश की और उन्होंने थ्रेट किया दूसरे लफ्ज़ों में कि बायलैटरल जो रिलेशन है वो मुतासर हो सकते हैं। तो साफ साफ उनको ये चीज़ें, वो प्रेस क्लब के साथ, जो यूरोपियन प्रेस क्लब है ब्रसल्स में, वहाँ एक दिन हमने 26 जनवरी को जो है एक इवेंट रखा ब्लैक डे के तौर पर। वो उन्होंने पूरी कोशिश की कि उस इवेंट को कैंसिल करवाएं। वो सिर्फ इसलिए कि प्रेस क्लब में जो ब्रसल्स में है उसमें बहुत सारे लोग जो है ना डिफरेंट मीडिया से लिंक वो लोग आते हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे जो जमहूरी वो हमारा जश्न का दिन है उसको इन्होंने ब्लैक डे के तौर पर रखा है, तो आपको बिजनेस का प्रॉब्लम होगा। मतलब यहाँ तक थ्रेट करते हैं ये। ठीक है, अपना क्लाउड इस्तेमाल करते हैं, वो मुआशी क्लाउड हो के जनाब, मुआशी इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अच्छा, आपका इदारा जो है मेरे ख्याल में उन चंद इदारों में है जो यूरोपीय यूनियन के अंदर इंसानी हकूक़ के हवाले से बुनियादी तौर पर आप लोग काम करते हैं। कश्मीर के सियासी एक्टिविटी कोई नहीं। और एक चीज़ ये भी है कि आप रिकॉर्ड रखते हैं कि कितने वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियों की मकबूजा कश्मीर में, और वहाँ पे आपके नुमाइंदा वगैरह भी है, उनसे भी आपके राब्ते रहते। तो ये जो रिकॉर्ड आप रखते जा रहे हैं, इसमें कोई कमी आ रही है? इस तरह के वाक़यात में कोई हालात बेहतर हो रहे हैं मकबूजा कश्मीर में कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से अभी भी चैलेंजेस हैं? नहीं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ये आप देखें 5 अगस्त 2019 के बाद से वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं। हमारा एक जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम मिल के करते हैं यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस में, JKCCS, खुरम परवेज़ हैं। खुरम परवेज़ को अभी मार्च में अवार्ड मिला है जिनेवा में, मैं उस सेरेमनी में था। तो वहाँ जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसके चेयरमैन भी थे वहाँ पे। तो आप अंदाज़ा करें कि ये लोग जो सिर्फ ह्यूमन राइट्स पे बात करते हैं, उनको भी आज 21 नवंबर 2021 से वो जेल में है। अभी तक उनकी रिहाई का कोई नज़र नहीं आता। लेकिन हमने उनको सामने रखते हुए, हमने उनकी हैसियत को, और जिस तरीके से वो मगरब में ख़ासकर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसमें उसका एक नाम है इंसानी हकूक़ का,
यूएन की आप 2018-2019 की रिपोर्ट्स देखें, उसमें जितने रेफरेंस हैं वो JKCCS और खुर्रम परवेज़ के ऑर्गेनाइजेशन के। उन्होंने एक स्ट्रक्चर ऑफ वायलेंस की एक बहुत बड़ी किताब बनाई थी, वो हमने 751 मेंबर्स को तकसीम की। ये यूरोपीय पार्लियामेंट के हर मेंबर तक उसके टेबल पे हमने रखी। ठीक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारत जो है वो उससे खौफजदा क्यों था? हालांकि उसने जो यूएन की एक रपातौर थी, उन्होंने एक ट्विटर पे बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि खुर्रम परवेज़ सब कुछ हो सकता है लेकिन टेररिस्ट नहीं हो सकता, वो मिलिटेंट नहीं हो सकता। तो वो सारी चीज़ें होने के बावजूद अभी तक मोदी साहब ने उसकी रिहाई का नहीं किया। लेकिन हम प्रेशर डाल रहे हैं और हमने एक कैंपेन शुरू की हुई है कि खुर्रम परवेज़ को जो है वो फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अच्छा, आपने कश्मीर की आईनी हैसियत का भी यहाँ पे हवाला दिया कि जब से वो चेंज हुई है उसके बाद वहाँ पे जो मोदी सरकार या भारत की हुकूमत का, जिसे आप कह सकते हैं हैवी हैंडेडनेस, उसमें भी इजाफा हुआ है। अब ये मुकदमा भी वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कश्मीर की आईनी हैसियत के हवाले से, और उधर के जो जजेस वगैरह के रिमार्क्स हैं उनको सुन के ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि उसकी पुरानी हैसियत कश्मीर की बहाल कर दी जाए। आपको लगता है, जो आपके राब्ते हैं मकबूजा कश्मीर में, वहाँ पे जो लोग हैं, उनको ये उम्मीद है कि ऐसा कोई फैसला आ सकता है भारतीय सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, फैसले के बारे में उस तरह तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो सिचुएशन, अभी उन्होंने मीरवाज साहब को रहा किया, इसी तरीके से एक एहसन अंटो साहब हैं, उनको रहा किया, और कुछ लोगों को उन्होंने, ये सारी इलेक्शन से पहले की चाल है मोदी साहब की। मोदी साहब क्या करते हैं, एक डिसीजन लेते हैं कि थोड़ा सा आलमी बरादरी को थोड़ा बताने के लिए कि देखें हम ये कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वो एक्सट्रीम स्टेप भी लेते हैं, जिसमें मुझे ज़ाती तौर पे पर्सनली मुझे डर लगता है कि यासीन मलिक को जो है वो हैंग ना करें। लेकिन अगर उन्होंने इस तरह का कोई कदम उठाया तो वो इलेक्शन से पहले इस किस्म के इकदाम कर सकते हैं और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा जो जम्मू कश्मीर के जो पुराने गवर्नर थे, उन्होंने क्या कहा है, पुलवामा के बारे में क्या कहा कि पुलवामा में जो हुआ था उनकी नज़र में वो एक प्लांटेड, एक तयशुदा एक वो था जी, लेकिन उसका सारा ब्लेम उन्होंने पाकिस्तान पे लगाया, उन्होंने कश्मीरियों पे लगाया। लेकिन कश्मीरी जो हैं, देखिए कश्मीरी ख़ासकर डायस्पोरा, हम हमेशा वायलेंस की वो करते हैं, उसके अगेंस्ट हैं। हम चाहते हैं कि कश्मीरियों को जो राइट है, ये जो सफरिंग है इनकी, ये ख़त्म हो और भारत अपना एक रोल अदा करे कि वो अगर वो कश्मीर के आवाम की दिल जीतना चाहता है, उनको मिलाना चाहता है, तो उनको दिल जीतने के लिए इक़दाम करें। अच्छा, आखिर में आपसे पूछूंगा कि ऑब्वियसली कश्मीर का मुकदमा कभी कभी ये भी क्रिटिसिज्म होता है कि सही तरीके से पेश नहीं किया जा सका। यूरोपीय ममालिक, खुसूसन जो यूरोपीय अक़वाम हैं, वो तो इंसानी हकूक़ की बड़ी बात करते हैं, अगर उनको आप समझा दें तो उनको समझ आ जाती है। तो आपको लगता है कि कहीं में हम में भी थोड़ी कमी रहेगी? हमसे मुराद हमारे पाकिस्तान या जो कश्मीरियों के दोस्त हैं, वो मुकदमा सही तरीके से पेश नहीं कर सके? देखें, आपने देखना ये होता है कि जो भी केस आप लड़ रहे हैं उसके रिज़ल्ट्स क्या आ रहे हैं। लेकिन अगर आप 75 ईयर्स पीछे जाएं, सारे जो वाक़यात हुए हैं उसमें क्या हमें कितनी कामयाबियाँ हुई हैं, हमें देखना होगा। अगर हमें नाकामियाँ हुई हैं तो इसका मतलब है कहीं हमारी कोताहियाँ हैं, कहीं गलतियाँ हैं, हमारी स्ट्रैटेजी को चेंज करना होगा। हमारी वो स्ट्रैटेजी जो मिडिल ईस्ट में चल सकती है वो यूरोप में नहीं चल सकती। वहाँ के जो हालात होते हैं, वहाँ की जो सोसाइटी है, उसको समझने की ज़रूरत होती है और उस तरीके से आप वहाँ पे करें, अपनी लॉबिंग करें। मैं नहीं समझता कि यूरोपियन यूनियन में हमें सपोर्ट नहीं मिल सकती है। और ह्यूमन राइट्स पे आप जब पॉलिटिकल बात करते हैं तो पॉलिटिकल बात पे आके हमें थोड़ी वो होती है, रेजिस्टेंस होती है आगे से। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स पे है वो तो कर ही नहीं सकते, उनकी फाउंडेशन है और वो हर वक्त ये बार बार रिपीट करते रहते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन यूक्रेन में होगी, अफ्रीका में होगी और होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें इसी पे तवज्जो देनी चाहिए और अपनी स्ट्रैटेजी को जो है वो बदलना होगा, देखना होगा कि जिन चीज़ों में हमें फेलियर हुआ है वो क्यों हुआ है और आगे हम बढ़ें जो नई स्ट्रेटेजी। अच्छा, ब्रीफली आखिर में अगर मुख्तसरन आप बता सकें, जब पाकिस्तान के अपने सियासी हालात हैं,
पाकिस्तान के जहाँ पे इंतशार आपको नज़र आता है, क्या इससे भी कश्मीर का मुकदमा मुतासिर होता है? बहुत मुतासर होता है। देखिए, पाकिस्तान मजबूत होगा तो कश्मीरियों की तहरीक जो है वो मजबूत होगी। पाकिस्तान कमज़ोर होगा तो इसका असर जो है वो लामहला कश्मीरी तहरीक पे होगा। और कश्मीरियों को ज़्यादा फिक्र होती है कि पाकिस्तान मजबूत हो, पाकिस्तान की इकॉनमी मजबूत हो और पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए। ये सबसे अहम है हमारी, और हमारी हमेशा कोशिश रही है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे और पाकिस्तान मजबूत हो, फिर हमारी जो आज़ादी की तहरीक है वो अपने मंजिल तक पहुंचेगी। अली रज़ा सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।